आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय से, जहां एक बार फिर बेगूसराय में सड़क पर फायरिंग हुई है और 4 किलोमीटर के दायरे में यह फायरिंग हुई है। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई। 4 अपराधियों ने फायरिंग की है। फरार हुए स्कूटी सवार बदमाश, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मटिहानी थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई है। 4 अपराधियों की बात कही जा रही है और चारों अपराधियों ने फायरिंग की है और 4 किलोमीटर के फासले में, 4 किलोमीटर के दायरे में यह फायरिंग होती रही है। बेगूसराय में फिर सड़क पर फायरिंग और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आई है सामने, जो 13 सितंबर की तस्वीर है और आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं और बेगूसराय शांत होने के बजाय अशांत होता यहां पर दिख रहा है। किसने गोली चलाई, क्यों चलाई, क्या मकसद था, या फिर जो गोली चलाने वाले हैं उनका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, इन सभी बातों की तहकीकात जारी है। लेकिन फिलहाल जो अहम जानकारी है कि बेगूसराय में सड़क पर फायरिंग हुई, 4 किलोमीटर के दायरे में फायरिंग होती रही है और दहशत फैलाने को लेकर, लोगों में दहशत हो इस बात को लेकर फायरिंग की गई है। 4 अपराधी हैं जिन्होंने फायरिंग की है और स्कूटी पर सवार थे जो फायरिंग करते भाग निकले। मटिहानी थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई है। 4 गो पीछे था कि जैसे गोली फोड़ के जैसे बढ़ते गया कि जैसे 2 मोटरसाइकिल थाना के सामने में भी गोली फोड़ा है। भले सर बाइक से गोली फोड़ने गाँव तनी गए। कितने लोग थे, कितना बाइक? 2 गाड़ी बस। और संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष, क्या खबर मिल पा रही है? बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार थे, 4 लोग थे, तो किस रास्ते से निकले, किधर गए? क्योंकि जो पहले 13 सितंबर वाली घटना थी उसमें तो समस्तीपुर से निकले और पटना की तरफ बात कही जा रही थी, लेकिन इस बार ये 4 किलोमीटर का जो फासला है, कहां से कहां का है जहां फायरिंग की गई? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो घटना स्थल है उसकी भौगोलिक स्थिति पूरी तरह बेगूसराय से है और बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र में जहां खोरमपुर गुप्ता बांध पर जो सड़क बनाई गई है उसी पर घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है मटिहानी थाने से थोड़ी दूर पर भी अपराधियों ने पहले स्पॉट पर गोलीबारी की थी। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है, क्योंकि आज 9वां दिन 13 सितंबर को पहली घटना हुई थी जिसमें अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जो राष्ट्रीय स्तर की खबर बन गई थी और 10 लोगों को घायल किया था, जिनमें 1 की मौत हो गई थी। लेकिन अगर फिर उस घटना की पुनरावृत्ति हो जाए तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है जो पुलिस का डर जो है लोगों से खत्म हो चुका है, पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, हम ये जानना चाह रहे हैं, जो मटिहानी थाना क्षेत्र में जो कहा जा रहा है कि फायरिंग हुई है, 4 किलोमीटर तक ये फायरिंग होती रही, तो ये रास्ता क्या यहाँ पर कोई थाना पड़ता है, कोई पेट्रोलिंग होती है, और अगर होती है तो पुलिस क्या कह रही है इस वक्त? पुलिस को क्या जानकारी मिल पाई है इन अपराधियों के बारे में? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल भी यही है। पेट्रोलिंग की बात जहां तक आपने कही है तो पेट्रोलिंग पुलिस के द्वारा दावे जरूर किए जा रहे हैं कि लगातार पेट्रोलिंग की जाती है, गश्ती की जाती है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और जो स्पॉट अभी बताया जा रहा है, जो स्पॉट है वो 4 किलोमीटर, ये पूर्ण देहात का इलाका है, इसको कह सकते हैं। मतलब क्योंकि जो सड़क है जिस सड़क के उस पार दियारा का क्षेत्र शुरू हो जाता है और इस तरफ जो है पौत इलाका, जो शहरी क्षेत्र नगर निगम का क्षेत्र है वो होता है। और थाना अगर की हम बात करें तो सिर्फ एक मटिहानी थाने पड़ती है उस क्षेत्र में, उसका बड़ा एरिया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं पेट्रोलिंग नहीं थी और अपराधियों के द्वारा लगातार घटना को अंजाम दिया गया। 2 बाइक सवार, स्कूटी सवार अपराधी बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 अपराधियों की बात कही जा रही है स्थानीय लोगों के द्वारा। हालांकि गनीमत रही जो अपराधियों के टारगेट पर कोई नहीं था और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन क्षेत्र में एक दहशत जरूर बन गया है क्योंकि अपराधियों ने शाम ढलते ही इस घटना को अंजाम दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए संतोष। तो बेगूसराय में 9 दिनों में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग का ये दूसरा मामला है। अपराधियों ने मटिहानी थाना क्षेत्र में करीब 4 किलोमीटर के दायरे में फायरिंग की और फरार हो गए। अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर कौन लोग थे। इधर वैशाली के लालगंज में एक स्कूल से 140 कार्टन शराब जब्त की गई, जबकि सिवान में एक कंटेनर से 40 लाख की शराब बरामद हुई है। लगातार मिल रही शराब का हवाला देते हुए आरसीपी सिंह ने शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताया। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन लोगों के पास शराब ही शराब है। स्कूल में शराब, कंटेनर में शराब, खेत में शराब
और नदी के तीरे शराब। ताजा तस्वीर वैशाली की देख लीजिए। वैशाली के लालगंज में शराब कारोबारियों ने क्लासरूम को ही शराब का गोदाम बना डाला। शराब कारोबारियों ने शराब रखने के लिए स्कूल के क्लासरूम का ताला तोड़ा और क्लासरूम के अंदर 140 कार्टन शराब रखकर दरवाजे पर 2-2 ताले जड़ दिए। सूचना मैं दिया, मेरे द्वारा दिया जी सर। मैं यहाँ का हेडमास्टर, तो मेरी जवाबदेही बनती है ना कि मेरे अगर जानकारी में अगर कोई अवैध काम हो रहा है तो उसकी जानकारी मैं प्रशासन को दूं, स्थानीय प्रतिनिधि को दूं। सिवान में कंटेनर से 40 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त की गई। दरभंगा ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप के साथ पुलिस ने 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। शराबबंदी में लगातार हो रही शराब तस्करी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने निशाना साधा है। शराब बंद है, चले जाइए पूरे गांव में घूमिए, जितना पोल है बिजली का सब में लिखा हुआ है मद्यपान निषेध, मद्यपान प्रतिबंधित है। और गांव में चले जाइए जी, क्या स्थिति है? आर्थिक नुकसान हुआ, सामाजिक नुकसान हुआ, और जेल में कौन गए हैं लोग जी? सब गरीब गुरबा गए होंगे। कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जब स्कूल से शराब की पेटियां निकलने लगे तो शराबबंदी का हाल समझा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार, सिवान से मृत्युंजय और मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। और एक बड़ा बयान हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान है कि 2025 में सीएम की कुर्सी छोड़ दें नीतीश और तेजस्वी को कुर्सी सौंपें। नीतीश ने कहा था आश्रम खोलेंगे, आश्रम में दिया जाएगा राजनीतिक प्रशिक्षण, नीतीश के साथ आश्रम चलने को तैयार हूं। यह शिवानंद तिवारी का बयान सामने आया है और बयान देखिए। आश्रम खोलेंगे और वही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग जो है इंतजाम करेंगे। तो हम नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बनवाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ रहेंगे, उस प्रशिक्षण के काम में। तो शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार आश्रम खोले, वहां पर राजनीति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिवानंद तिवारी ने कई बातें कही। 2025 में सीएम कुर्सी छोड़ दें मुख्यमंत्री की और तेजस्वी को सौंप दिए, और उसके बाद आश्रम चले और वहां पर राजनीतिक प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा, और वो मैं भी चलने के लिए तैयार हूं। यानी कि शिवानंद तिवारी ने अपने बारे में ये बातें कही। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को तेजस्वी की तरफ इशारा क्या किया, सियासत गर्म हो गई। नीतीश ने युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन नीतीश के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो गए। क्या बिहार में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी हो रही है? नीतीश की युवा सियासत के मायने क्या हैं? रिपोर्ट देखिए। नीतीश की युवा सियासत। अपने लिए हम जरा भी नहीं, हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है। समझ गए ना? नीतीश कुमार ने युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने की बात कही है। तेजस्वी यादव की ओर इशारा कर जो बातें नीतीश ने कही, उस पर सियासत पर नई बहस भी छिड़ चुकी है। सियासी चर्चाओं में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या नीतीश केंद्र की राजनीति करने वाले हैं और बिहार में तेजस्वी की क्या ताजपोशी की तैयारी हो रही है। लेकिन कयासों के बीच सवाल यह भी कि पिछले 17 साल में जेडीयू और आरजेडी की ओर से पार्टी और संगठन में कितने युवाओं को जगह दी गई। पहले नजर डालते हैं महागठबंधन की ओर से जेडीयू पर कितने युवाओं को जगह दी गई, समझ लीजिए। 71 साल के नीतीश कुमार लगातार 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। ललन सिंह की उम्र 67 साल है, सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के हैं। उपेंद्र कुशवाहा की उम्र 62 साल है, वे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। विजेंद्र यादव सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, उम्र 75 साल है, बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं। पिछले 15 साल से लगातार मंत्री बने हुए हैं, सबसे ज्यादा उम्र के मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता हैं। विजय चौधरी
उम्र 65 साल है, बिहार के वित्त मंत्री हैं। श्रवण कुमार की उम्र 65 साल है, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अशोक चौधरी की उम्र 54 साल है, बिहार के भवन निर्माण मंत्री हैं। संजय झा की उम्र 54 साल है, जल संसाधन मंत्री हैं। जबकि मदन सहनी की उम्र 51 साल है, बिहार के समाज कल्याण मंत्री हैं। जेडीयू के टॉप 10 मंत्रियों और नेताओं की बात करें तो सबसे कम उम्र भी 50 साल के पार है, जबकि अधिकतर मंत्री 70 साल के आसपास हैं। अब जरा आरजेडी कोटे के मंत्रियों पर भी नजर डाल लीजिए। तेजस्वी यादव उम्र 32 साल, बिहार के डिप्टी सीएम हैं। तेज प्रताप यादव उम्र 34 साल, बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। जगदानंद सिंह, इनकी उम्र 77 साल है, बिहार आरजेडी के अध्यक्ष हैं। आलोक मेहता, इनकी उम्र 51 साल है, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं। सुधाकर सिंह 47 साल के हैं, बिहार के कृषि मंत्री हैं। रामानंद यादव 67 साल के हैं, बिहार के खनन मंत्री हैं। सुरेंद्र यादव की उम्र 63 साल है, बिहार के सहकारिता मंत्री हैं। समीर महासेठ की उम्र 64 साल है, उद्योग मंत्री हैं। जबकि ललित कुमार यादव की उम्र 56 साल है और वे बिहार के पीएचडी मंत्री हैं। जेडीयू और आरजेडी के बड़े नेताओं की सूची पर नजर डालें तो तस्वीर यही दिख रही है कि युवाओं के नाम पर आरजेडी के 2 नेता ही दिखते हैं और दोनों ही लालू के बेटे हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप, जिसे लेकर बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है। सवाल यही कि आखिर पार्टी में युवाओं को तरजीह क्यों नहीं मिली। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी जेडीयू से अलग होने के बाद लगातार सरकार पर हमलावर हैं। सीतामढ़ी में मीडिया के सवाल पर कहा कि उन्हें हल्के में लेने की किसी को औकात नहीं है और जो उन्हें हल्के में लेंगे वे खुद हल्के में उड़ जाएंगे। अब हल्के में ले रहे हैं, पहले बहुत खास थे। हमको किसी को हल्के में लेने की औकात है जी। जो खुद हल्का होगा मुझे हल्का लेगा, समझे ना, और जो मुझे हल्का लेंगे ना वो हल्के में उड़ जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल की राज्य परिषद की बैठक आज पटना में बुलाई गई। अरसे बाद पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद अपने पुराने तेवर में दिखे। लालू ने पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया तो उनके निशाने पर रही बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाह के सीमांचल दौरे को लेकर लालू ने समर्थकों से सचेत रहने की अपील की। पटना के आरजेडी दफ्तर में आयोजित पार्टी प्रदेश परिषद की बैठक में लालू यादव पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। अरसे बाद लालू कार्यकर्ताओं के बीच पूरे तेवर में दिख रहे थे। भले ही अस्वस्थ होने के चलते ज्यादा जोर से नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन बीजेपी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करना नहीं भूले। 24 में भाजपा को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। अभी देखिएगा किशनगंज के इलाका में, अररिया के इलाका में उत्साह आके घूम रहे हैं। जरूर इसके मन में काला, उनके पीछे यही है कि कमलाई दंगा फसाद हो और हम मूल समस्या जो है अमित शाह के सीमांचल दौरे से पहले लालू ने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की हिदायत दी, तो वहीं अपने सबसे बड़े विरोधी दल के आगे नहीं झुकने की बात भी खुले मन से लालू ने कह दी। दंगाई पार्टी के सामने सब हम समझौता करते हैं, सब समझौता करते हैं, लेकिन मैं नहीं झुका, हमें झुकने वाला मैं झुक जाता तो शायद इतना जेल में नहीं रहना पड़ता। बहुत अच्छा रहता है। लालू एक तरफ बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाते हुए बरसते नजर आए, तो वहीं तेजस्वी यादव पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाते नजर आए। कहा, हुड़दंग मचाने और दबंगई दिखाने से बिल्कुल परहेज करें। लेकिन हम सब लोगों को यही कहेंगे कि हुड़दंग एकदम नहीं मचाइए, दबंगई एकदम मत दिखाइए, एकदम अपने व्यवहार में, अपने शारीरिक भाषा जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी जो है एक अपनापन दिखाने की आप लोग कोशिश कीजिए, काम कीजिए। आरजेडी राज्य परिषद की बैठक में पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का स्वागत किया गया,
तो वहीं अस्वस्थ चल रहे शरद यादव भी लालू के साथ मंच पर बैठे थे। पार्टी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जोश और उत्साह के साथ बीजेपी से निपटने का मंत्र दिया गया। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ताल ठोककर लालू ने सियासी पारे को और गर्म कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। छपरा के जलालपुर में चाकूबाजी में एक छात्र की मौत के बाद हंगामा हुआ। भड़के लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। लोगों ने NH 331 को जाम कर दिया। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मृतक का नाम आदित्य तिवारी बताया गया। दरअसल खेलने के दौरान दो छात्रों के बीच विवाद हुआ और इसके बाद चाकूबाजी हुई, जिसमें आदित्य तिवारी की मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि भटकेसरी गांव में 2 दिन पहले आदित्य और एक छात्र में विवाद हुआ था। उसी विवाद में आदित्य पर चाकू से वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। छात्र की मौत के बाद जलालपुर के चाईपाली गांव में तनाव की स्थिति है। बताया जा रहा है कि आरोपी इसी गांव का रहने वाला है और हत्या से पहले उसने सोशल साइट पर धमकी भरा मैसेज भी डाला था और उसके तुरंत बाद उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद गांव के लोग भड़क गए, आरोपी के घर पर हमला कर दिया। तनाव बढ़ता देख एसपी और डीएम मौके पर पहुंचे हैं। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। स्कूल में मारा पीट भइल बा, ओही देखिन के छोड़ा रहा। झगड़ा पहले से लगा, पहले से कोनो झगड़ा वगैरह जिक्र लगा। पहले से हम पूरा की हमरा पता है कि एकरा से ना रहल के बनी हम ऊपर बहिन है। कहां पढ़त हम पहले खाना कुछ कोचिंग पढ़त रहो। कोचिंग में पढ़त रहन तो गांव ही कोचिंग में पढ़त रहन, केसरी बाजार में पढ़त। और संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष, इस पूरे मामले में अपडेट क्या है? पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पूरे मामले में पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है। हालांकि दो लड़कों को हिरासत में लिया गया है। सभी नाबालिग है, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र है। और यह जो हत्या की गई, जिस लड़के पर हत्या का आरोप लगाया गया है, उस लड़के ने घटना के थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था और उसने धमकी दी थी एक तरह से इस घटना को अंजाम देने की। उसकी थोड़ी ही देर बाद इस युवक की हत्या की तो पोस्ट वायरल होने लगा। उस वायरल होने के बाद गांव में तनाव पैदा हो गया। आरोपी के घर में जाकर लोगों ने तोड़फोड़ की है। हालांकि पुलिस जाकर के मौके पर स्थिति को नियंत्रित कर ली है। एसपी और डीएम स्वयं उस गांव में गए थे जिस गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया। वहां पे लोगों से बातचीत करके स्थिति को फिलहाल शांत किया गया है और स्थिति अब सामान्य है। लेकिन थोड़ी देर पहले काफी तनाव हो गया था। वहां पे लोगों ने पूरे गांव को घेर लिया था। पथराव भी हुआ है, वहां पे ईंट पत्थर चले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हत्या है उसे लेकर लोगों में प्रशासन के खिलाफ एक गुस्सा है। दिन में भी लोगों ने रोड जाम किया था। जिस तरह से थाना के थोड़ी दूर सामने जो स्कूल है उसमें एक बच्चे की हत्या हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में जो छात्र चाकू लेकर के कैसे गए थे और किन कारणों से हत्या की गई, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन आपसी रंजिश बताया जाए तो 2-3 दिन से इन दोनों छात्रों के बीच में विवाद चल रहा था। सोशल मीडिया में दोनों अलग अलग कमेंट डाल रहे थे और इसी विवाद को लेकर के आज ये हत्या हुई है। हत्या के बाद अब सांप्रदायिक तनाव वहां फैल गया है, जिसे पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से नियंत्रित करने का दावा किया है और अभी भी पुलिस वहां गांव में कैंप कर रही है। लेकिन स्थिति फिलहाल वहां तनाव बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष। और एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। अपराध की योजना बना रहे थे 5 बदमाश और इसी वक्त इन्हें गिरफ्तार किया गया है। हथियार के साथ गांजा भी बरामद किया गया। सीएसपी सेंटर में लूट की इनकी योजना थी। 2 अपराधियों के फरार होने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि कुल 5 ऐसे अपराधी हैं जिन्हें अपराध की योजना बनाते समय ही गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए बात करेंगे पितृपक्ष मेले की। तो पितरों की मुक्ति के लिए गया में पिंडदान किया जा रहा है। देश विदेश से पिंडदानी गया पहुंचते हैं। पितृपक्ष मेले में कई परंपराएं निभाई जा रही हैं। वैदिक परंपरा और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पितरों के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करना उत्तम कार्य है और इसलिए पितृपक्ष के दिनों में लोग अपने पितरों को याद कर उनके नाम पर उनका पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज भी पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि वे धरती पर अपने वंशजों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर सके। पिंडदान तो सब करते हैं, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान करने का अलग महत्व है। तभी तो पिंडदान का कर्मकांड करने लोग देश के कोने कोने से आ रहे हैं। यहाँ गया जी में जो चितक काम होता है, चिता जलता है, वहाँ पे हमारा पिताजी का पिंडदान करा रहे हैं। अब गया में भगवान के द्वारा माता पिता का उद्धार होता है, वो बैकुंठ को पार होते हैं लोग, है ना। इसी को बैकुंठ पार करने के लिए यहाँ हम लोग आए हैं। यहाँ अपने माता पिता स्वर्गीयों के श्राद्ध के लिए आए हैं।
कहाँ पर बैठे कर रहे हैं पिंडदान? अच्छा, हम लोग मसान घाट में कर रहे हैं। वैसे तो गया का हर कोना इतना पवित्र है कि यहाँ कहीं भी पितरों के लिए अनुष्ठान करने में कोई हर्ज नहीं है, पर इन दिनों गया में मोक्ष का एक आसरा तलाश लिया गया है। ये आसरा है शमशान, जिसे लोग अंतिम निवास भी कहते हैं। गया में पितरों के लिए शमशान में पिंडदान और तर्पण का अनुष्ठान सच में अनूठा है। अब तक शमशान में ऐसा कोई विधान नहीं देखा गया था, पर शमशान को मोक्ष स्थली के तौर पर चुनने का ये मामला इन दिनों चर्चा में है। शमशान घाट, मुक्तिधाम, यहीं पर काम कर रहे हैं? हाँ, यहीं पे काम कर रहे हैं। अपने पिता की शांति के लिए यहाँ तर्पण करने आए हैं। पितृपक्ष का मेला लगता है 15 दिन का। मैं आया हूँ पितृपक्ष मेला कराने के लिए। फलगों में पुनपुना है, सीता देवघाट में मैं करवा रहा हूँ 16 वेदी। गया की महिमा इतनी बड़ी है कि यहाँ कहीं से भी पितरों के लिए मोक्ष का मार्ग खुल सकता है। लेकिन इस नई पहल के पीछे की मुख्य धारणा यही है कि शमशान से विदा होने वाले पूर्वजों की आत्मा सीधा यहीं से देव चरणों तक पहुँच जाए। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।